एक सेकंड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिखा रही हूँ बेटा। हाँ मैम। देखो अभी तक हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ये 5 हमारी मेन अभिक्रियाएं थी। इसमें से यस मैम। संयोजन पढ़ चुके हैं, वियोजन पढ़ चुके हैं, विस्थापन पढ़ चुके हैं, है ना। यस मैम। अब द्विविस्थापन पे आ जाओ। वीडियो में हमने आवाज आ रही है? अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चलिए अब चौथी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार समझिए। सोचिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, AB और CD, और अभिक्रिया होने पर हमें दो नए पदार्थ मिलेंगे, AD और CB। ध्यान दें यहाँ B ने D की जगह ली और D ने B की। यहाँ पर B और D दोनों ने अपनी जगह कुछ इस प्रकार बदल ली। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो चले इस क्रियाकलाप के लिए केमिस्ट्री लैब में बेरियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, एक बीकर लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क और कुछ टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml बेरियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दीजिए। फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को पिछले कॉनिकल ग्लास में डाल दीजिए। अब कुछ देर ऐसे ही रखने पर, ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आप देखेंगे कि विलयन का रंग सफ़ेद पड़ने लग गया है, अर्थात बेरियम सल्फेट का कलर सफ़ेद हो गया है। आइए अब क्रियाकलाप पर चर्चा करें। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में क्लोराइड आयन की जगह सल्फेट आयन मिली, जिससे BaSO4 मिला, और सल्फेट आयन की जगह क्लोराइड आयन मिली, जिससे NaCl बनकर हमें मिला। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर समझा था। देखो विस्थापन में मैंने क्या बताया था कि जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो दूसरे वाले की चीज छीन के अपने पास ले लेता है। द्विविस्थापन में क्या होगा, बेरियम के पास ये जो Ba है इसके पास Cl2 है और Na2 के पास SO4 है। ऐसे मान के चलो कि इसके पास एक चॉकलेट है और इसके पास एक सुंदर सा पेन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको अपनी चॉकलेट दे देगा और ये इसको अपना पेन दे देगा। ठीक है, तो देखो सोडियम के पास चॉकलेट आ गई और बेरियम के पास पेन आ गया। दोनों को जो उसकी चीज अच्छी लग रही है उसने उसकी चीज ले ली, उसने उसकी चीज ले ली। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन। हाँ, विस्थापन मतलब एक ही चीज विस्थापित हो रही है, एक ही चीज बदल के दूसरे उसमें जा रही है। द्विविस्थापन में क्या होगा, इसने इसकी चीज ले ली, इसने इसकी चीज ले ली, है ना। यस मैम। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर समझा था। ध्यान दें यहाँ दो आयन जगह बदल रहे हैं, क्लोराइड और सल्फेट। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप में अभिक्रिया होने पर बीकर में ध्यान दिया था? चलिए एक और बार फिर से देखते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में हमें सफ़ेद रंग का विलयन मिला था। अब विलयन को दोबारा से अच्छे से मिलाएं और कुछ समय के लिए इसे अनछुआ रहने दें। आप देखेंगे बीकर के अंदर सफ़ेद रंग का अवक्षेपण बन रहा है। यदि हम बीकर के ऊपर का विलयन हटा दें तो आप सफ़ेद अवक्षेपण को अच्छे से देख पाएंगे। आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि पानी में अविलय है, यानी इनसॉल्यूबल है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जब हमने ये अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे ये जो नीचे सफेद कलर का बन गया ना, ये पानी में घुलनशील नहीं है, अविलय है, यानी कि पानी में घुलता नहीं है। जैसे पानी के अंदर रेत देखी है, पानी के अंदर चीनी तो घुल जाती है, पर क्या रेत घुलती है?
तो सेम ऐसे ही ये अवक्षेप बन जाते हैं, सफेद कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिसको अवक्षेप बोलते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? आइए इसमें शामिल अभिक्रिया देखते हैं कि अभिकारक में Ba2+ और SO4 आयन की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है। चलिए देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, हमने अवक्षेप अभिक्रिया और उसके बारे में पढ़ा। चलिए तब इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है। विस्थापन कौन पढ़ के बताएगा मुझे जल्दी से? द्विविस्थापन की डेफिनेशन मुझे पढ़ के बताओ। वे जिनमें दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान द्वारा दो नए यौगिक बनते हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। राधिका समझ आया? राधिका रुपेश आपको समझ आया द्विविस्थापन? आया कि नहीं आया? नहीं मैम। द्विविस्थापन में क्या होता है, मान लो हमारे पास दो यौगिक हैं, ठीक है, मैं फिर से दिखा देती हूँ तुमको। हमारे पास दो अलग अलग यौगिक हैं और जब वो एक दूसरे के साथ आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब मैंने कल जो तुम लोगों को अभिक्रियाशीलता श्रेणी भेजी थी उसमें मुझे बेरियम और सोडियम देखकर बताओ कौन ऊपर है कौन नीचे है उसमें, जल्दी बताओ। कल भेजी थी ना तुम लोगों को एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी। फटाफट बताओ। क्या मैम? कल मैंने जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी भेजी थी उसमें मुझे देखकर बताओ बेरियम और सोडियम में से कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। मैम 2 मिनट। रुपेश याद है जो कल भेजी थी? यस मैम, देख रहा हूँ। जल्दी देखो। ये जो भी चीजें मैं भेजती हूँ ना उनको एक जगह कॉपी में लिख लिया करो ताकि तुम लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो, है ना? मैम सोडियम। और सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। ठीक है। और सोडियम से कम अभिक्रियाशील 3 धातुओं के नाम बताओ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, वेरी गुड। जिंक, आयरन, टिन, ये सारे। रुपेश मिला नहीं मिला? ये जो भी चीजें मैं भेजती हूँ ना उनको बच्चों कॉपी में नोट कर लिया करो ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। राधिका आपको समझ नहीं आ रहा क्या? तो रुपेश मैं क्या बता रही थी आपको कि यहाँ पर बेरियम है और सोडियम है। बेरियम के पास क्लोराइड आयन है और सोडियम के पास सल्फेट आयन है। तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे अपने आयन की। जो सोडियम है वो अपना सल्फेट आयन बेरियम को दे देगा तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। और बेरियम के पास जो क्लोराइड आयन है यानी ये जो Cl2 है वो सोडियम को दे देगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में लिख लो। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रहेगा? यस मैम। इसको
फटाफट लिख लो। यहाँ पे ये जो ए क्यू लिखा है, ये जो एस लिखा है, इसका क्या मतलब है? एस से तो शायद एस से ये जो ब्रैकेट के अंदर ए क्यू लिखा है, इधर भी ए क्यू है, इधर एस है, इधर ए क्यू है, क्या मतलब है इनका? मालूम है रुपेश क्या मतलब है? ये इनकी अवस्था को बता रहे हैं। ए क्यू का मतलब है जो विलयन अवस्था होती है, यानी कि पानी में घुली हुई अवस्था होती है। एस का मतलब होता है ठोस अवस्था होती है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये भी हमने पानी जैसा लिया था और ये भी हमने पानी जैसा लिया था। ठीक है, तो कैसी अवस्था थी इनकी? पानी में घुली हुई अवस्था। और जब इनकी अभिक्रिया हुई तो वो जो सफेद रंग का सॉलिड बना, अवक्षेप बना, वो कैसा था? ठोस था, इसलिए हमने इसको एस लिखा है, यानी कि वो बेरियम सल्फेट था। फिर से दिखाऊं? देखो, ध्यान से देखना आपकी बात। रुपेश, फिर से दिखा रही हूँ मैं एक बार एक्सपेरिमेंट। लैब में बेरियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, एक बीकर लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क और कुछ टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml बेरियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दीजिए। फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लीजिए और 3 ml सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को पिछले कॉनिकल ग्लास में डाल दीजिए। अब कुछ देर ऐसे ही रखने पर और ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आप देखेंगे कि विलयन का रंग सफ़ेद पड़ने लग गया है, अर्थात बेरियम सल्फेट का कलर सफ़ेद हो गया है। आइए अब क्रियाकलाप पर चर्चा करें। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। समझ आई बात कि नहीं आई? मैम आ गई। तो ऐसी Yes, जो ma'am. अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन। ठीक है रुपेश, अब समझ आया? यस मैम। राधिका, आपको समझ आ रहा है बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं? राधिका माइक म्यूट करके पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी? वियोजन, संयोजन, द्विविस्थापन और विस्थापन। रुपेश, यही पढ़ी है? और उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी। मैम स्क्रीन तो दिखने याद रहेंगी ना चारों? यस मैम। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछूं तो बता पाओगे? मैम पूछो, ट्राई करते हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या कह रहे हो रुपेश? स्क्रीन बंद कर लो या हाँ, मैंने स्क्रीन बंद कर रखी है बेटा अभी। ठीक है,
अब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे फटाफट से उसका आंसर देना। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताओ। जो तुम्हें मैंने नोट्स भेजे हुए हैं उसमें भी इसका आंसर है। कौन बताएगा? सारे म्यूट होके बैठ गए। मैम 2 मिनट। 2 मिनट मतलब देख के बताओगे? मैम रुपेश? नहीं शायद। फटाफट बताओ। मैम उष्मा शोषी। रुपेश आप बताओ। मैंने जो तुम लोगों को नोट्स भेजे हैं उसमें इसका आंसर है। जो सपोर्ट मटेरियल शेयर किया था उसमें है इसका आंसर। जो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भेजे थे ना, मैं शेप भी अभी वेरी गुड राधिका। अभी पूछ रही थी थोड़ी देर पहले, तब कहाँ गायब हो गई थी? मैम देख के नहीं बताया मैंने। वेरी गुड। नहीं मुझे पता है, बड़ी इंटेलिजेंट है राधिका, पर बिजी बहुत रहती है, टाइम नहीं होता राधिका के पास। मैं घर का भी काम करती हूँ बहुत सारा। ओहो, ये करना होता है, मैं मुझसे भी रहती हूँ। अच्छा। मम्मी काम करती हैं, जॉब पे जाती हैं? नहीं करवाया। अच्छा, अब ये जितना भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो सारा अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है? जो ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ये सारी की सारी जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए हमें। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। आवाज आ रही है मेरी? मैं बंदे बोले था आगे नहीं बोलूँ। हाँ जी राधिका। रुपेश, आवाज क्लियर है तुम्हें? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, यहाँ तक कोई डाउट है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शेपी, शिल्पी, राधिका। राधिका हम शाम की क्लास में पीछे चल रहे हैं अभी, क्योंकि इन लोगों का पहले चैप्टर शुरू हो चुका है, तो इनको मैं ये सब चीजें करवा चुकी हूँ। अभी रात को जो हमने अभिकारक और उत्पाद पढ़ा था ये उससे आगे का है, ठीक है? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? एक बार ये चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ना है। रुपेश, शिल्पी, यस मैम। बच्चों आवाज आ रही है दोनों को? आ रही है मैम। मैम आ रही है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछूं?
ऐसे ही पूछना है कि स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। बताओ फटाफट से, मुझे आंसर बताओ इसका। ये तुम लोगों को मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर है ये। जल्दी बोलो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? नहीं पता? मैम MgCl। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ना ढूंढोगे। ये बताओ। मैम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वेरी गुड। ये बताओ। मैम कैल्शियम ऑक्साइड शायद। रुपेश, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, फॉर्मूला क्या होता है बिना बुझे हुए चूने का? कितनी बार ये रिएक्शन करवाई है तुम लोगों को? बहुत बार, बहुत बार दिखाई है तुम लोगों को ये रिएक्शन मैंने। हमारी कॉपी में भी लिखी हुई है, तुमको बहुत बार स्क्रीन पे भी दिखाई है, वीडियोस में भी देखी है तुमने ये रिएक्शन। तुम्हें जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर भी है ये रिएक्शन। फटाफट बताओ बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और फॉर्मूला, जल्दी। रुपेश, शिल्पी, फटाफट इसका फॉर्मूला बताओ और इसका रासायनिक नाम बताओ। नहीं मालूम? पता है कि नहीं पता? जल्दी बताओ। म्यूट करके बैठ जाते हो, अनम्यूट कर लो। मैम कर लिया। शिल्पी, नहीं पता तो बोल सकते हो कि नहीं पता, फिर मैं बता दूंगी। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक अगले क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, और जवाब आता नहीं तो जब तक बताओगे नहीं कि नहीं आता तो कैसे पता चलेगा? अगर आंसर आता है तो फटाफट बताओ, नहीं आता तो बोलो नहीं आता, ठीक है? मैम नहीं आता। नहीं आता? तूने तो बता दिया, तू क्यों बोल रही है नहीं आता? रसायन शायद वाला मेरा आंसर गलत भी हो ठीक है। सकता है। हाँ गलत भी हो सकता है ना मेरा। हाँ, नहीं तेरा सही है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। फॉर्मूला बताओ रुपेश, शिल्पी, मालूम है? ओ मैम, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है? और बिना बुझे हुए चूने की जब पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा निकलती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है उनको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है? मैम और पूछो। और पूछूं? यस मैम। बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन आंसर Yes, ma'am. खेलने में। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। यस मैम। लास्ट हमारी जो बची है वो उपचयन अपचयन बची है, ठीक है? यस मैम। तो जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है वो भी हमको ध्यान से समझनी है कि कैसे होती है। डबल विस्थापन समझ आई? द्विविस्थापन? द्विविस्थापन क्लियर है ना? चैप्टर हमारा जो है वो खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। चलो अगली अभिक्रिया देखते हैं। लास्ट है हमारी
हमारी सबसे, उपचयन और अपचयन। संयोजन, योजन, स्थापन और द्विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब आखिरी अभिक्रिया उपचयन एवं अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। उसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। आइए पहले उपचयन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए चलिए पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया के लिए हमें चाहिए कॉपर पाउडर, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड और तार से बनी एक जाली। एक चाइना डिश को गर्म करें जिसमें कुछ मात्रा में कॉपर पाउडर लिया गया है और देखिए कि क्या होगा। हम देख सकते हैं कि भूरे रंग के कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ गई है जो कि कॉपर ऑक्साइड की है। ऐसा रंग हमें क्यों मिला? क्योंकि अब कॉपर हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया के लिए कॉपर पाउडर का रंग कैसा है? कैसा रंग दिख रहा है कॉपर पाउडर का? भूरे रंग का होता है। ठीक है, कॉपर के बर्तन देखे हैं ना, सबके घरों में होते हैं। तांबे के बर्तन जो होते हैं, तांबा होता है कॉपर। ठीक है, रेड से कलर के बर्तन होते हैं ना, तांबे का लोटा होता है, मंदिर में जो पूजा करने के काम आता है, ये उसी का पाउडर है। जब कॉपर के पाउडर को गर्म करते हैं तो वो जो आसपास की ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ये जो अभिक्रिया होती है इसकी वजह से जो कॉपर पाउडर है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कॉपर पाउडर लिया गया है और देखिए जब इसको गर्म करेंगे तो ये कैसे कलर का हो जाएगा? हम देख ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का। तो भूरे रंग का जो कॉपर है वो ब्लैक कलर के कॉपर पाउडर में चेंज हो जाता है। सकते हैं यानी कि ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? काले रंग की परत चढ़ गई है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये किस टाइप की अभिक्रिया होती है? कौन से प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये जो भी हमने 4 पढ़ी है उसमें से कौन सा प्रकार है ये? सबसे पहले वाला ही टाइप है, जल्दी बता दो नाम। कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी बताओ। जब 2 चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है वो, रुपेश? दो चीजें जुड़कर एक नई चीज बना रही हैं तो कौन सी अभिक्रिया हुई? क्या? क्या कह रहे हो रुपेश? नहीं मैम, नहीं पता? ऐसे कैसे नहीं पता? नहीं मैम। बताया था, संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारक जुड़कर नया उत्पाद बनाते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। पहले ये कॉपर पाउडर भूरे रंग का था, अभिक्रिया होने के बाद ये ब्लैक कलर का हो गया है, तो एक नया उत्पाद बना है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। साथ साथ अब कॉपर हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुका है। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया क्रियाकलाप की शुरुआत में दिया गया पदार्थ लाल भूरे रंग का था और ऊष्मा देने के बाद पदार्थ का रंग लाल भूरे से काले रंग में बदल गया। एक काले रंग का पदार्थ ही क्यों बना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड नाम का एक नया यौगिक बना रहा है। ध्यान दें, यहाँ हुआ क्या? यहाँ कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है। तो इस प्रकार जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या कहीं ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। यानी कि पहले कॉपर अकेला था, उसके बाद ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई है। तो जब किसी चीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है और नया यौगिक बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं रुपेश? उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या जुड़ मैम? गई है। ऑक्सीडेशन। अतः अभिक्रिया के समय जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है। जिसके साथ जुड़ती है उसको बोलते हैं कि वो उपचयित हुआ है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ आकर जुड़ी, यानी कि जो कॉपर है वो उपचयित हो गया किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। उपचयन का मतलब समझ आया? ओ से ऑक्सीजन और उपचयन। ठीक है, इसको याद रखना है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी वो होगा उपचयित। हमने देखा कि उपचयन क्या होता है। चलिए अब अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए पिछले क्रियाकलाप का उत्पाद लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड से पास कराते हैं, तो इसमें शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की है। ध्यान दें, हाइड्रोजन गैस को पास कराने पर काले रंग का पदार्थ वापस से भूरे रंग में बदल जाएगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड वापस से कॉपर में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और फिर कॉपर बन रहा है। तो इस प्रकार जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ता है या कहें ऑक्सीजन का त्याग करता है, तो इसे अपचयन कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन। जैसे ऑक्सीजन के जुड़ने से उपचयन होता है, ऐसे ही जब किसी के पास ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन हट जाती है तो उसको अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से ये ऑक्सीजन हट गई और ये सिर्फ कॉपर बन गया, यानी कि ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है ये वापस से लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि इसका अपचयन हुआ है। या हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो अपचयित होकर कॉपर बन गया है, उसे उपचयन कहते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हुआ है। और इस अभिक्रिया में एक बात का और ध्यान दें कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है और जल बना रहा है। और हमने यह पढ़ा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन होती है। तो यहाँ दो अभिक्रियाओं पे ध्यान दें। पहली अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, जो कि अपचयन हुआ, और दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन पानी में बदल रहा है, जो कि उपचयन हुआ। और क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो इसलिए यह अपचयित हुआ, और छोड़ा गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसलिए हाइड्रोजन उपचयित हुआ। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है। अब हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और ऑक्सीजन हटती है तो उसको बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई और ये सिर्फ कॉपर बन गया, और यहाँ से ये ऑक्सीजन हट के इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई और ये हाइड्रोजन जो है वो अपचयित हो रहा है। तो ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मेरा नेटवर्क काम नहीं करता।
अभी ना मैम का थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, वो अभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके जी।